हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं देव सर सर्वोत्तम की ओर से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पता है वन शॉट का सीजन है। वन शॉट में कई सारी बातें हो चुकी है। चैप्टर का नाम था आनुवांशिकी या फिर बोलते हैं आनुवांशिकता और जैव विकास। तो चैप्टर का नाम था आनुवांशिकता और जैव विकास। और आनुवांशिकता और जैव विकास के दौरान हमने आपको आनुवांशिकी के बारे में बताया था कि आनुवांशिकी क्या है। आनुवांशिकता और भिन्नताओं के अध्ययन को हम कहते हैं आनुवांशिकी, यानी कि जेनेटिक्स कहते हैं। और जेनेटिक्स के पिता मेंडल को कहा जाता है। बहुत सारी बातें हमने कर ली थी। आज हम बात करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में। सबसे पहला टास्क आपका क्या है कि जो इसका पार्ट 1 वाला है ना, उसे जाकर देखो। क्यों? क्योंकि शुरुआत से पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। और अगर तुम 20 से पढ़ना चाहते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि यहां से भी समझ में आएगा, बट पहले से पढ़ के आओगे तो हर क्वेश्चन आपका बनेगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए कम टू द पॉइंट पे आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पदों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है हैप्लॉइड के बारे में, एक गुणित के बारे में। ये जो एक गुणित है ना, उसका मतलब होता है भाई सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। कहोगे सर ये तो हमें समझ में नहीं आया, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम का मतलब क्या है? ध्यान से सुनिए। अगर मान लीजिए कि अगर हम शुक्राणु की बात करें तो इसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। या अंडाणु की बात करें इसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन क्रोमोसोम है ना, वो एक सिंगल हुई होता है। जैसे मान लीजिए, देखिए ध्यान से, ये सिंगल सेट है 1 2 23। अच्छा देखो इधर देखो 1 2 3 2 2 2 2 2 23। तो 1 2 3 23 क्रोमोसोम का एक सेट है। क्रोमोसोम का एक सेट है। अगर एक सेट है तो बोलेंगे एक गुणित, एक सेट है तो बोलेंगे एक गुणित। जैसे शुक्राणु क्या होता है? एक गुणित होता है। अंडाणु क्या होता है? एक गुणित होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए सवाल बनता है कि द्विगुणित किसको कहते हैं, तो क्रोमोसोम के 2 सेट होने चाहिए। क्रोमोसोम के 2 सेट होने चाहिए। देखिए कैसे कैसे, ये 1 इसका जोड़ा है ना, ये 2 इसका जोड़ा, ये 3 इसका जोड़ा, टुन 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 टुन, ये भाई साहब 23। तो कहेंगे 1 2 3 23, 1 2 3 23। भाई साहब बीच में और भी है, 3 4 5 ये सब है, ठीक है। आपने क्या देखा कि गुणसूत्र के यहाँ क्या है भाई? 2 सेट है, एक तो ये एक ये। अगर 2 सेट गुणसूत्र है, ठीक है, तो इसे आप क्या कहेंगे? डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। और डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम को ही क्या कहते हैं? द्विगुणित कहते हैं। इसको हम लोग द्विगुणित को 2n से सूचित करते हैं और एक गुणित को हम लोग केवल और केवल n से सूचित करते हैं। और जितने भी है ना युग्मक होते हैं प्राय वो एक गुणित होते हैं। जैसे शुक्राणु एक गुणित है, अंडाणु भी क्या है? एक गुणित है ना। उसके अलावा बाकी जो कोशिकाएं होती है वो प्राय क्या होती है? द्विगुणित होती है। त्वचा के बारे में, मांसपेशी की कोशिका के बारे में। युग्मनज क्या होता है? जब निषेचन के बाद जो कोशिका बनती है उसको युग्मनज कहते हैं। वो भी द्विगुणित होता है, ये भी डिप्लॉइड होता है, याद रखिएगा। तो हमारी बाकी की जितनी भी कोशिकाएं सभी क्या है? द्विगुणित है। आपको मैं बता दूं इस चैप्टर के अंदर पौधों के बारे में ज्यादा पढ़ाया जाता है, कुछ बातें मानवों के बारे में भी है। लेकिन मैं बेसिकली मेंडल साहब का जो एक्सपेरिमेंट है जो आगे पढ़िएगा वो पौधों के ऊपर ही था, ठीक है। मटर के पौधा पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बारे में ज्यादा जानेंगे। लेकिन हम जो है दोनों चीजों को कनेक्ट करके जब पढ़ेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। इसलिए हम सारी एग्जांपल्स आदमी का भी लेंगे और पेड़ पौधे का भी लेंगे, ठीक है। आदमी का भी लेंगे, पेड़ पौधे का लेंगे। अच्छा, द्विगुणित जीवों में क्या होता है कि जो जीन है वो जोड़े में पाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जीन क्या है? जो जोड़े में है। देख लीजिए, ये इसका जोड़ा, ये इसका जोड़ा, ये इसका जोड़ा। जैसे चप्पल खरीदते हो ना, वो भी जोड़े में आता है। कभी किसी दुकानदार से एक चप्पल खरीदो क्या? नहीं, वो आपको जोड़े में देगा। जीन भी क्या आते हैं? जोड़े में। चप्पल भी क्या आते हैं? जोड़े में, है ना। पढ़ता तुम्हें सिंगल है, पढ़ता तुम्हें सिंगल है। काहे? तुम पढ़ते नहीं हो भैया, तो पढ़ता सिंगल है, ठीक है। एक ही चप्पल से काफी है ना। दोनों अगर एक मम्मी एक पापा दोनों हाथ में ले ले फिर कहानी अलग हो जाती है, ठीक है। पढ़ता तुम्हें सिंगल है भैया। तो ये देखो जीन क्या है? जोड़े में। तो द्विगुणित जीन में क्या होता है? जीन जो है वो जोड़े में आते हैं, ठीक है। और एक चीज और याद रखना कि युग्मक निर्माण के समय जोड़े के जीन अलग भी हो जाते हैं। जोड़े के जीन अलग भी हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोशिका है, ठीक है, इसके पास देखिए एक जोड़ा क्या है? जीन है या गुणसूत्र है ना। ये एक जोड़ा जीन है। जब युग्मक बनेगा तो ये जीन क्या हो जाएंगे? जोड़े के अलग हो जाएंगे, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ना है ना। जीन क्या होता है? पूरी कहानी मैंने आपको पिछले क्लास में समझा दी थी, ठीक है। उसके बाद गुण के बारे में पढ़ेंगे। गुण क्या होता है? किसी भी जीव के अंदर, ठीक है, किसी भी जीव के अंदर जो पाए जाने वाले ठीक है लक्षण होते हैं, ठीक है, पाए जाने वाले जो लक्षण होते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं गुण। तो जीवों के अंदर जो लक्षण पाई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। जैसे मान लीजिए तना की ऊंचाई, पौधे की बात करें तो तना की ऊंचाई, कुछ पौधा लंबा होता है, कुछ पौधा छोटा होता है, ठीक है। तो जो ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई, ये क्या है? गुण है पौधे का। लंबा होना, छोटा होना, ठीक है, गुण के ही रूप है। बस ये लंबाई क्या है? गुण है। रंग, पुष्प का रंग, ये जो रंग है ये क्या है? गुण है, ठीक है। जैसे आदमी की भी हाइट ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हमें पौधों के बारे में पढ़ना है, इसलिए एग्जांपल भी वैसा ही कुछ लेंगे जो आपको आगे काम आएगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लक्षण प्रारूप।
क्या करेंगे? लक्षण प्रारूप। पहली बात हमने गुण को बता दिया, जीव के अंदर जो लक्षण है उसी को गुण कहते हैं, जैसे ऊंचाई हो गया, रंग हो गया पुष्प का, ठीक है। उसके बाद लक्षण प्रारूप की बात करते हैं। किसी भी जीव के अंदर वह लक्षण, किसी भी जीव के अंदर वो लक्षण जो बाहर से दिखाई देता है, तो किसी भी जीव के अंदर वो लक्षण जो बाहर से दिखाई देता है उसे लक्षण प्रारूप कहते हैं। लक्षण प्रारूप कहते हैं। प्रारूप का मतलब होता है, रूप का मतलब होता है दिखाई देना, ठीक है। तो बाहर से जो दिखाई देगा उसे लक्षण प्रारूप कहते हैं, ठीक है। जैसे लंबा और बौना, जैसे लंबा और बौना, ये लंबा जो है ना, आपको दिखेगा कि कोई पौधा लंबा है या कोई पौधा बौना है, ये बाहर से दिख जाएगा, इसी को बोलते हैं लक्षण प्रारूप। क्या बोलते हैं? लक्षण प्रारूप, ठीक है। चलिए आगे देखिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जीन प्रारूप। तो किसी भी जीव के अंदर उसकी आनुवांशिक संरचना कैसा है ना, किसी भी जीव के अंदर उसकी आनुवांशिक संरचना कैसा है उसे कहते हैं जीन प्रारूप, जीनोटाइप कहते हैं। लक्षण प्रारूप को फिनोटाइप कहते हैं, और जीन के रूप को यानी जीन के किसी भी जीव की आंशिक संरचना को, आनुवांशिक संरचना को हम क्या कहते हैं? जीन प्रारूप कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, कैपिटल टी है। 2 क्यों लिखा? क्योंकि जीन हमेशा जोड़े में आता है, और जीन को हम लोग क्या करते हैं, है ना, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर से सूचित करते हैं। पढ़ा चुका हूं, पीछे देख लीजिएगा, ठीक है। ये कैपिटल टी और कैपिटल डी से, तो हम क्या भाई जीन क्या है? जोड़े में, पहली बात। और इसकी ये जो आनुवांशिक संरचना है वो कैपिटल टी है। इसकी आनुवांशिक संरचना क्या है? स्मॉल टी है। और इसकी आनुवांशिक संरचना क्या है? कैपिटल टी और स्मॉल टी है। तो हम कह सकते हैं यहां से कि ये क्या है? आनुवांशिक संरचना, किसी भी जीव की आनुवांशिक संरचना, उसी को हम कह देंगे जीन प्रारूप। तो ये भी जीन प्रारूप है, ये भी जीन प्रारूप है, ये भी क्या है? जीन प्रारूप है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, दोनों जो टर्मिनोलॉजी आप पढ़े, दोनों शब्द जो पढ़े, एक लक्षण प्रारूप, एक जीन प्रारूप। देखिए ये पौधा लंबा, ये पौधा बौना है, ये इसका क्या है? बाहर से आपको लक्षण दिखाई दे रहा है तो बोलेंगे लक्षण प्रारूप। तो अगर कोई गुण बाहर से दिखाई देता है उसी को बोल देते हैं लक्षण प्रारूप। ये देखिए इसके अंदर, इस पौधे के अंदर कौन कौन सा जीन है भाई? कैपिटल टी हो सकता है, या कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से भी पौधा लंबा होता है, और कैपिटल टी की वजह से भी पौधा लंबा होता है। इन दोनों की वजह से पौधा क्या होता है? लंबा, ठीक है। और एक चीज ध्यान से सुनिए, यहाँ पे स्मॉल टी, यहाँ पे क्या? स्मॉल टी, ठीक है। तो इसकी वजह से पौधा क्या हो जाएगा? बौना। क्या हो जाएगा? बौना। उच्च कोटि का सबसे बौना ही है। तो इसका जीन ऐसा है, इसका जीन ऐसा है। आप देख सकते हैं ये इसका जेनेटिक मेकअप बोल सकते हैं, ये जीन प्रारूप है, इसका जीन प्रारूप ऐसा है। अगर जीन प्रारूप ऐसा होगा तो लक्षण आएगा, लक्षण प्रारूप आएगा लंबा। अगर जीन प्रारूप ऐसा है स्मॉल टी, तो लक्षण प्रारूप क्या आ जाएगा? बौना। तो इस तरीके से जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप के बारे में बात कर सकते हैं। चलिए उसके बाद बात करेंगे समजात गुणसूत्र के बारे में, ठीक है। देखिए ऐसे गुणसूत्र का जोड़ा जिसका आकार, बनावट और जीन की स्थिति क्या हो समान, उसे बोलते हैं समजात गुणसूत्र। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक गुणसूत्र है, ये, ठीक है, ये गुणसूत्र है, ठीक है। इसी के बाद हम क्या करते हैं? इसका एकदम हूबहू कॉपी बनाते हैं। देखिए एकदम सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं आएगा, सेम टू सेम। तो आइए सेम टू सेम बना दिया, देखिए सेम टू सेम बना दिया, ठीक है। इसके पास मान लीजिए कैपिटल टी जीन है, तो इसके पास भी क्या है? कैपिटल टी जीन है। दोनों के पास कैपिटल जीन है, और ये दोनों जीन एक ही जगह पे क्या है? व्यवस्थित है, एक ही समान स्थिति में है, ठीक है। तो जीन की स्थिति भी इसके अंदर समान है, इसका आकार भी समान है, और इसकी बनावट भी क्या है? समान है ना। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, भाई समजात गुणसूत्र। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए ये भी एक्स क्रोमोजोम है और ये भी एक्स क्रोमोजोम है, ये दोनों एक्स क्रोमोजोम है, तो इसे भी कह देंगे समजात गुणसूत्र। क्या कह देंगे? समजात गुणसूत्र। क्या कह देंगे? समजात गुणसूत्र। लेकिन हमारे पास बात है भैया और भी कई सारे बात है, ठीक है, वो है असमजात गुणसूत्र, यानी कि गुणसूत्र का ऐसा जोड़ा, है ना, जीन तो हमेशा जोड़े में ही होता है, तो गुणसूत्र का ऐसा जोड़ा जिसका आकार, बनावट या जीन की स्थिति क्या हो? असमान हो, उसे हम असमजात गुणसूत्र कहते हैं। देखिए ध्यान से, हमारे पास ये गुणसूत्र है, ठीक है, और ये गुणसूत्र है, ये x है और ये क्या है? y है। क्या ये दोनों की स्थिति समान है? नहीं। दोनों का आकार समान है? नहीं। दोनों की बनावट समान है? नहीं। इसमें जीन की स्थिति कुछ और है, इसमें जीन की स्थिति क्या होगी? कुछ और होगी। तो दोनों में जीन की स्थिति भी क्या अलग अलग है, आकार, बनावट भी क्या अलग अलग है। तो इसको हम असमजात गुणसूत्र कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे, है ना, आगे देखेंगे पृथक्करण। तो ये जो शब्द है ना, अगर ये शब्द सारे समझ में आ जाएंगे, मैं पहले बता दूं मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है, मेरी जो सीक्वेंस है जो मैं आपके लिए बना कर लाता हूं वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो बाकी लोगों से मैच नहीं करेगा। तो अगर आप किसी और से कंपेयर कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल ये चीजें नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि कहेगा भाई, कुछ लोग कहेंगे सिलेबस में नहीं, आपको सब दिखा दूंगा, सब सिलेबस में है ना। कुछ भी बात मैं सिलेबस से बाहर का नहीं कर रहा हूँ। पहले मैं आपको टर्मिनोलॉजी अच्छे से पढ़ा दूंगा, क्योंकि जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, ये 7वां चैप्टर है, बहुत लोगों को डर हो जाता है, लेकिन आपके लिए मक्खन हो जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा, आपको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम पृथक्करण की बात करते
हैं। पृथक्करण जो है जिसका अंग्रेजी होता है सेग्रीगेशन या फिर डिसजंक्शन। तो सेग्रीगेशन और डिसजंक्शन की बात करते हैं। जैसे जब भी अर्धसूत्री विभाजन होता है, पढ़ा चुका हूं अर्धसूत्री विभाजन, तो अर्धसूत्री विभाजन के समय जो समजात गुणसूत्र है वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो समजात गुणसूत्र का अलग हो जाना ही पृथक्करण कहलाता है। देखिए ध्यान से, ये इसके पास क्या है, ये दोनों समजात गुणसूत्र है। आप देख पा रहे होंगे इसके पास ये दोनों क्या है, समजात गुणसूत्र है। लेकिन जब भी क्या हुआ है ना, जब भी क्या हुआ अर्धसूत्री विभाजन, जब भी क्या हुआ कोशिका विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन, तो जब भी अर्धसूत्री विभाजन होगा, जब भी अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये देखिए एक क्रोमोसोम इधर आ गया, एक क्रोमोसोम इधर आ गया, ठीक है। ये जो समजात गुणसूत्र थे, ये समजात गुणसूत्र हो चुके हैं अलग। तो समजात गुणसूत्र का अलग हो जाना ही क्या कहलाता है ना, पृथक्करण कहलाता है। तो समजात गुणसूत्र का अलग हो जाना ही क्या कहलाता है, पृथक्करण कहलाता है। उसके बाद है भाई स्वतंत्र पृथक्करण। तो स्वतंत्र पृथक्करण को अंग्रेजी में कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब ये है कि जब भी लैंगिक जनन होगी या फिर अर्धसूत्री विभाजन होगा, उस समय क्या होते हैं, जो असमजात गुणसूत्र है वो स्वतंत्र रूप से अलग हो जाते हैं। यानी कि लैंगिक जनन के समय या फिर क्या बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन के समय जो असमजात गुणसूत्र है वो स्वतंत्र रूप से जब अलग हो जाते हैं तो उसे कहते हैं स्वतंत्र पृथक्करण। क्या कहते हैं, स्वतंत्र पृथक्करण। जैसे देखिए हमारे पास एक ये गुणसूत्र है ए एडी वाला, और एक स्मॉल ए स्मॉल डी वाला है, एक कैपिटल बी एक स्मॉल बी वाला है, ठीक है। अब ये दोनों गुणसूत्र, ये वाला गुणसूत्र और ये वाला गुणसूत्र तुम देखोगे स्वतंत्र रूप से अलग हो रहे हैं, स्वतंत्र रूप से अलग हो रहे हैं। ये भाई साहब है ना, ये स्वतंत्र रूप से अलग हो रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे कि स्वतंत्र पृथक्करण तब होगा जब जीन क्या हो, ये एक जीन है, ये एक जीन है, अलग अलग क्रोमोसोम पे बैठी होती है। तो जब जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे, मैं कह रहा हूं जीन क्या है, अलग अलग क्रोमोसोम पर, अलग अलग गुणसूत्र पर, अगर जीन अलग अलग गुणसूत्र पे बैठा है तब जाके वो क्या कर सकता है, स्वतंत्र पृथक्करण कर सकता है। स्वतंत्र रूप से अलग हो सकते हैं, स्वतंत्र रूप से अलग हो सकते हैं भाई साहब, स्वतंत्र रूप से अलग हो सकते हैं। तो ये जो ए बी है, ए और बी, ये स्वतंत्र रूप से क्या हो रहा है, युग्मक के अंदर जा रहा है, ठीक है। जैसे स्मॉल ए स्मॉल डी, ये भी स्वतंत्र रूप से क्या आ रहा है, युग्मक के अंदर, सॉरी स्मॉल ए स्मॉल बी स्वतंत्र रूप से युग्मक के अंदर जा रहा है। ये दोनों आपस में मिल नहीं रहे हैं, दोनों आपस में इंटरमिक्स नहीं हो रहे, स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं। ये अपने तरीके से अलग होता है, ये अपने तरीके से अलग होता है ना। तो असमजात गुण, देखिए ये दोनों जो है ये समजात गुणसूत्र है, लेकिन ये और ये क्या है, असमजात गुणसूत्र है, क्योंकि दोनों में जीन की जो पोजीशन है, स्थिति वो क्या अलग अलग है, और अलग अलग प्रकार के जीन भी है इसके अंदर। तो मैं कहूंगा ये वाला गुणसूत्र और ये वाला गुणसूत्र दोनों असमजात गुणसूत्र है। ये दोनों क्या हो गए, स्वतंत्र रूप से चले गए, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। तो हम कह सकते हैं एग्जांपल में ए और बी जीन क्या शो कर रहा है, स्वतंत्र पृथक्करण। ध्यान से सुनिएगा, स्वतंत्र पृथक्करण, ठीक है। क्या मुझे बताइए ए और डी स्वतंत्र पृथक्करण हो सकते हैं, नहीं। ए जाएगा तो डी भी जाएगा, ए जाएगा तो डी भी जाएगा, स्वतंत्र नहीं है ये दोनों। ए स्मॉल डी, क्या ये स्वतंत्र पृथक्करण कर सकते हैं, नहीं। ए जाएगा तो डी भी जाएगा, अलग अलग थोड़े जाएगा, ठीक है। अच्छा ए और बी स्मॉल बी स्वतंत्र रूप से अलग हो सकते हैं, बिल्कुल, ए अलग जाएगा, बी अलग जाएगा, ठीक है। ए और कैपिटल बी, ये भी हो सकता है। अच्छा डी और स्मॉल बी, डी और कैपिटल बी, ये दोनों जब अलग होंगे तो क्या ये स्वतंत्र पृथक्करण कर सकते हैं, बिल्कुल, ये दोनों अलग अलग रास्ते जाएंगे। अल्टीमेटली आपको समझ में आ गया कि असमजात गुणसूत्र का अलग होना, असमजात गुणसूत्र का अलग होना, असमजात गुणसूत्र का अलग होना क्या कहलाता है, स्वतंत्र पृथक्करण कहलाता है, ठीक है। क्लियर बात। चलिए आगे देखिए, यहां देखिएगा, उसके बाद है युग्मक निर्माण। युग्मक निर्माण कैसे होता है, कोई भी द्विगुणित कोशिका है, मान लीजिए कोई भी द्विगुणित कोशिका है, ये लीजिए द्विगुणित कोशिका, ये द्विगुणित कोशिका है। इस द्विगुणित कोशिका के अंदर, ठीक है, अगर हो गया अर्धसूत्री विभाजन तो क्रोमोसोम के नंबर या क्रोमोसोम की संख्या या गुणसूत्र की संख्या इसमें क्या हो जाती है, आधी। तो जब भी अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। क्या हो जाती है, आधी। गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। अगर मान लीजिए मानव की कोशिका होती है और इसमें 46 क्रोमोसोम है तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद इसके अंदर क्या हो जाता है, 23 गुणसूत्र हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से गुणसूत्र का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोशिका है, ठीक है, इस कोशिका में जीन है कैपिटल टी स्मॉल टी, इस कोशिका में जीन है कैपिटल टी स्मॉल टी। जब युग्मक का निर्माण होगा तो एक युग्मक के अंदर कैपिटल टी, एक युग्मक के अंदर स्मॉल टी आ जाएगा। यहाँ भी देख सकते हैं कि ये दोनों गुणसूत्र क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, एक में कैपिटल टी चला गया और एक में स्मॉल टी चला गया। तो इस तरीके से युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक निर्माण के समय जोड़े का जीन अलग हो जाता है। ये दोनों जीन पहले जोड़े में था, अब क्या हो गया, अलग हो गया। तो जब भी युग्मक निर्माण होता है उस समय जोड़े का जीन क्या हो जाता है, अलग हो जाया करता है। अभी कुछ देर पहले ये पॉइंट पढ़े थे हम लोग, ठीक है। अब कह रहा है इसका युग्मक कैसे बनाओगे, है ना, युग्मक कैसे बनाओगे। देखो युग्मक बनाने का एक तरीका है, जब अलग अलग गुणसूत्र होगा अलग अलग प्रकार का तो फोर्क बनाना, यानी भी से बनाना है, फोर्क बनाना है, ठीक है। लेकिन अगर एक समान है तो केवल सीधा लाइन बना देना है। देखिए दोनों सेम है तो
ये दोनों सेम है ना, तो इसका गुणसूत्र कैसे बनेगा देखिए, इसका क्या कहते हैं युग्मक कैसे बनेगा देखिए, ये दोनों सेम है तो लिखेंगे ए, ठीक है, ये दोनों सेम है तो क्या लिखेंगे ए। अब यहां देखिएगा ये भी क्या सेम है, ये भी क्या सेम है तो लिखेंगे बी, तो ये हो जाएगा ए बी। तो इसका गुण ये युग्मक जो है ना वो बन जाएगा ए बी, इसका युग्मक क्या बन जाएगा ए बी, तो इसका युग्मक क्या बन जाएगा ए बी, है ना, इस तरीके का युग्मक बनेगा। भाई इसका युग्मक कैसे बनेगा जरा बनाओ, तो देखो दोनों क्या अलग अलग, तो पहले बनाना है फॉर्क, क्या बनाना है फॉर्क, कैपिटल ए अलग हो जाएगा, स्मॉल ए अलग हो जाएगा। देखो ये सेम है, क्या सेम, तो सेम है तो क्या करना है आपको यहाँ बी बनाना है भाई साहब, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा देखिए, दोनों सेम है ना, एक मिनट रुक जाओ, दोनों सेम है ना, ये दोनों क्या सेम है, ये दोनों अलग अलग था तो हम अलग अलग बना दिए, ये दोनों सेम है तो ये हो जाएगा बी, यहाँ भी हो जाएगा बी, ये बन गया ए बी, यहाँ बन गया स्मॉल ए स्मॉल बी। इस तरीके से युग्मक बनाना होता है, ठीक है। यहाँ देखिए ये सेम है तो बनेगा टी, ये सेम है तो बनेगा आर, ये बन गया टी आर, है ना, ये दोनों सेम है इसलिए लाइन बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए सेम है तो बनेगा टी, ये भी सेम है तो बनेगा आर, ये भी सेम है तो बनेगा वाई, ठीक है, ये बन गया टी आर वाई, इस तरीके से, समझ गए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, गुणसूत्र बना, युग्मक बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं युग्मक। जैसे मान लीजिए कैपिटल ए है और स्मॉल ए है, कैपिटल बी है और स्मॉल बी है, इसका युग्मक कैसे बनाएंगे, तो ये देखिए दोनों अलग अलग है तो बनाना है आपको फॉर्क, ए अलग हो जाएगा, छोटा ए अलग हो जाएगा, ये भी अलग अलग है तो यहाँ भी फॉर्क बनाइए, यहाँ भी फॉर्क बनाइए, दोनों सेम होता तो लाइन बनाते, ये हो जाएगा कैपिटल बी ऐसे और ये स्मॉल बी, यहाँ भी क्या हो जाएगा कैपिटल बी और स्मॉल बी, यहाँ से गैमेट बनेगा ए बी, यहाँ से गैमेट बनेगा कैपिटल ए स्मॉल बी, यहाँ से बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी और यहाँ से बनेगा स्मॉल बी कैपिटल बी। इस तरीके से आप बना सकते हैं युग्मक, ठीक है। बहुत आसान है बनाना, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा, बट ये आपके क्लास की बाहर की चीज है, लेकिन इसी तरीके से इस्तेमाल होता है आगे। तो आप अगर ध्यान से अगर दोबारा इस लेक्चर को पीछे पॉज करके दोबारा देख लेना अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है, क्योंकि क्लास के बाहर की चीज है ना, हम लोग इसको 12th में पढ़ाते हैं, 10th में नहीं पढ़ाते, लेकिन मैं आपको एक दो एग्जांपल इसलिए करा देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, और भी आगे एग्जांपल लेंगे जो समझाएंगे आपको। देखिए इधर है ना, पुनेट वर्ग की बात करते हैं। पुनेट वर्ग है ना, एक पुनेट नाम का साइंटिस्ट था जिन्होंने ये वर्ग बनाया था, ठीक है, जो क्या करता है लक्षण प्रारूपी अनुपात को बताता है, या फिर जो जीन प्रारूपी अनुपात को बताता है, या फिर जो पॉसिबिलिटीज है, जो संभावना है कि जीन के आने की संभावना क्या होगी, ठीक है, लंबा पौधा आने की संभावना क्या होगी, तो संभावनाओं के बारे में बताता है, लक्षण प्रारूप की संभावना और जीन प्रारूप की संभावना के बारे में इस चक्कर मेथड से या फिर पुनेट स्क्वायर से पता चलता है। इसमें क्या करते हैं, जो मादा है, मादा युग्मक को हम रखते हैं इसे उदक अक्ष पे, और जो नर युग्मक उसको रखते हैं क्षैतिज अक्ष पे, ठीक है। अब देखिए मादा, उसके पास जीन क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। जो नर है ये मादा है, ठीक है, ये मादा है, ये क्या है नर है। नर को हम इस सिंबल से सूचित करते हैं, मादा को इस सिंबल से हम लोग क्या करते हैं सूचित करते हैं। मादा के पास जीन क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और नर के पास भी जीन क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ध्यान से सुनिएगा, इसमें युग्मक कैसे बनेगा, दोनों अलग अलग है तो फॉर्क बना दिया, एक टी अलग हो जाएगा, एक टी यहां से अलग हो जाएगा। इसके लिए भी हमने फॉर्क बनाना है, कैपिटल टी स्मॉल टी अलग हो जाएगा। अब जरा देखिए पुनेट स्क्वायर बनाना है ना, पुनेट वर्ग बनाना है ना, इसका इसके साथ ही होगा, है ना, ये दोनों जब इसका इसके साथ क्या कहते हैं क्रॉस होगा, ठीक है, तो इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी आएगा, इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो स्मॉल टी आएगा। तो पहली पीढ़ी का अगर आप क्या कहते हैं जीन का अनुपात लिखेगा या जीन का अनुपात या जीन प्रारूप लिखेगा तो कैपिटल टी आने के चांस 4 में से 4 जीव में से एक बार क्या आएगा, एक जीव होगा ऐसा जिसके पास कैपिटल टी होगा, तो अनुपात हो जाएगा इसका 1/4। ये देखिए ये 2 बार आया है, ठीक है, तो 4 में से 2 बार ऐसा चांस है कि ये आने के चांस है, ठीक है, तो इन दोनों का जो अनुपात हो जाएगा 2/4 हो जाएगा। 4 बार में से या 4 जीव में से एक जीव ऐसा होगा जिसके पास इस तरह का जीन आएगा स्मॉल टी, इसलिए अनुपात हो जाएगा 1/4, ठीक है, 1/4। आगे देखिएगा ध्यान से फटाफट, ठीक है। अब मैंने आपको एक और नया एग्जांपल दिया पुनेट वर्ग का। ये देखिए मादा है, ये क्या है मादा है, ये क्या है नर है। इसमें देखिए जीनोटाइप क्या इस तरीके से है, तो भाई इस तरीके का अगर जीनोटाइप है या जीन प्रारूप है तो इसका युग्मक कैसे बनेगा, तो इसका युग्मक तो हम आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए देखिए दोनों सेम है तो एक लाइन बनाएंगे, ये भी दोनों सेम है तो लाइन बनाएंगे, तो इसका युग्मक बनेगा ए बी। देखिए युग्मक हमने बना दिया ए बी, ठीक है। अब देखिए इसका कैसे बनेगा, तो इसका बनाना है ना कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी, तो ये दोनों अलग अलग है तो ये बनेगा ऐसा, ठीक है, दोनों सेम है तो सेम है तो ऐसा बन जाएगा। तो देखिए इसका जीन बनेगा कैपिटल बी स्मॉल है कैपिटल बी, इस तरीके से बन जाएगा स्मॉल है कैपिटल बी। अगर आप देखिएगा तो यहां से देखिए इस दोनों का जब क्रॉस होगा, ठीक है, तो ये कैपिटल है स्मॉल है एक साथ आ जाएगा, कैपिटल बी एक साथ आ जाएगा, ठीक है, स्मॉल है एक साथ आ जाएगा, कैपिटल बी एक साथ आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो अब मुझे बताइए इस तरह के जीन आने के चांसेस या जीन प्रारूप आने के चांसेस कितना है, 2 में से एक बार,
इसके आने के चांस कितने, 2 में से 1 बार, ठीक है। तो इस तरह से पूर्ण वर्ग बना के आप क्या कर सकते हैं, है ना, बता सकते हैं किसी की संभावना, किसी के लक्षण आने की संभावना बता सकते हैं। इस तरीके से हमारा जो बेसिक टर्मिनोलॉजी था जेनेटिक्स के अंदर, जो महत्वपूर्ण पद थे वो मैंने आपको समझा दिया है। अब जो चैप्टर में मजा आएगा ना, वो दुगुना नहीं 10 गुना हो गया, डबल हो गया, नहीं डबल नहीं 10x हो गया। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि अब आपको एक एक लाइन मेंडल की बातें समझ में आएगी। देखिए अक्सर क्या होता है कि हम चीजों को रट लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं, उसी का इलाज था ये, है ना, उसी का ये इलाज। ये जो मैंने आपको 22 पेज पढ़ाया ना, ये 22 पेज उसी का इलाज था। जो चीजों को आप बारीकी से समझना चाहते हो, अगर आपने बारीकी से नहीं समझा तो कहानी आपको समझ में नहीं आती है। और अगर कहानी समझ में नहीं आएगी तो दिक्कत क्या होता है बच्चों, कि फिर हम चीजों को गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो हमें गिव अप नहीं करना है, हमें चीजों को बारीकी से पढ़ना है। चलिए लेट्स कम टू द पॉइंट, समय कम है, चीजों को एक्सप्लेन ज्यादा करना है, ठीक है। हम बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल की। पूरी दुनिया जेनेटिक्स के बारे में जी तक नहीं जानती थी। उस समय मेंडल साहब जेनेटिक्स की बात कर रहे थे, आनुवंशिकी की बात कर रहे थे। इसलिए मेंडल साहब को जेनेटिक्स का बाप कहा जाता है। बाप किसी को ऐसे नहीं कहते, जेनेटिक्स को पैदा करने वाले ही मेंडल हैं। किसी को बाप बनना है तो उसको पैदा करना पड़ता है। मेंडल साहब ने जेनेटिक्स को पैदा किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। जो ओल्ड जेनेटिक्स है उनके पिता ग्रेगर जॉन मेंडल ही कहलाते हैं। कहा जाता है मेंडल जो है वो बहुत बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन उनका बैकग्राउंड साइंटिफिक नहीं था, यानी कि वो बहुत किसी वैज्ञानिक खानदान से नहीं थे, इसलिए उनकी काम को लंबे समय तक पहचान नहीं मिली थी। अगर मैं मेंडल की कहानी सुनाऊंगा तो आपको भी लगेगा कि कितने संघर्ष के बाद उन्होंने इस नियम को दिया था, लेकिन जब तक ये जिंदा रहे तब तक इनके नियम को ज्यादा तवज्जो नहीं मिला। जब ये मर गए तब इनके नियम को दुनिया ने दोबारा डिस्कवर किया, ठीक है, और फिर इनको सम्मान मिला। तो आइए इसके बारे में और बातें करेंगे। मेंडल जो है ना वो आनुवंशिकी के पिता कहलाते हैं। आईएमपी है मेंडल साहब के बारे में जितनी बातें सब एकदम सब आईएमपी भाई सब, ठीक है, सब महत्वपूर्ण है। जन्म कहां हुआ था ऑस्ट्रिया में, कितनी बार पूछा है कि ऐसे महान विभूति का जन्म कहां हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था, ऑस्ट्रिया में। और एक और सवाल पूछा जाता है कि मेंडल साहब जो है वो किस पौधे पर प्रयोग किए थे, तो ये मटर का पौधा जिसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइबम। क्या नाम है? पाइसम सटाइबम। क्या नाम है? पाइसम सटाइबम। आपके अंदर भी स्टाइल होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, अंग्रेजी में बोलना है पाइसम सटाइबम, है कि नहीं। मटर का पौधा के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ये एक्सपेरिमेंट 7 साल तक चला था, 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, ठीक है। इनका जो कार्यकाल है 1856 में इन्होंने काम शुरू किया था और 1863 में क्या कर दिया था, अपने काम को समाप्त कर दिया था। और उसी काम के आधार पर 4 नियम दिए थे। वैसे ये 3 नियम ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक नियम जो है अपने 10th क्लास में थोड़ा ज्यादा दिया हुआ, कोई बात नहीं, दोनों नियम एक ही कंबाइन करके भी पढ़ सकते हो। लेकिन मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं कि आप 4 नियम ही पढ़िए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आगे जाकर ये 3 नियम ही आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए लेट्स कम टू द पॉइंट। तो 56 से लेकर के 63 तक इन्होंने अपना काम किया। 7 साल काम करने के बाद 1865 में इन्होंने अपने काम को पब्लिश किया। लेकिन अपने काम को जब पब्लिश किया तो इनको उतनी ज्यादा तवज्जो नहीं मिली, क्योंकि उसके पीछे कई सारा रीजन था। उस समय उतना सोशल मीडिया उतना डेवलप नहीं था, जिन पेपर में इनका पब्लिश हुआ काम वो ज्यादा लोग पढ़ते नहीं थे, ठीक है। या फिर ये कोई बहुत बड़े साइंटिफिक बैकग्राउंड से नहीं थे, इसलिए इनके काम को लोगों ने ध्यान नहीं दिया। या फिर पहला ऐसा वैज्ञानिक है जिन्होंने बायोलॉजी में मैथ का इस्तेमाल किया था। जी हाँ, ये सब कई सारे कारण थे जिनकी वजह से मेंडल के काम को नकार दिया गया, या मेंडल के काम को उतना तवज्जो नहीं मिला था जीते जी। मरने के बाद फिर दोबारा रीडिस्कवर किया गया। लेकिन एक चीज जान लीजिए, है ना, ये फेमस हो सकते थे। एक कारण ये भी बताया जाता है कि जिस समय मेंडल अपने काम को पब्लिश किए थे, एक्सपेरिमेंट ऑन हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है ना, संकरण, तो संकरण के ऊपर इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, संकरण के ऊपर, हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, क्रॉस के ऊपर, ठीक है, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो पूरी दुनिया क्या पढ़ती। उस समय ये क्या कहते हैं, उस समय एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डार्विन। अब मैंने आपको पिछले आगे चैप्टर में पढ़ाऊंगा डार्विन, जिनकी बुक आई थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जीवों का उद्भवन कैसे हुआ। लोग पूरी दुनिया पागल थी ये जानने के लिए इस पृथ्वी पर जीव का उद्भवन कैसे हुआ। कौन मेंडल की बातें पढ़ता, ठीक है। लेकिन मेंडल बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इनके बारे में क्या कहना है कि नहीं भाई साहब। चलिए, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पे 4 नियम दिए। उन 4 नियम को यहां लिखा गया, इकाई गुण के नियम, प्रभावी गुण के नियम, पृथक्करण के नियम और स्वतंत्र पृथक्करण के नियम। अब आपको एहसास हुआ होगा कि मैंने पृथक्करण क्यों समझाया था, अब आपको एहसास हुआ होगा कि मैंने स्वतंत्र पृथक्करण क्यों समझाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर के हुए। इकाई गुण के नियम क्या कहता है, देखिए, प्रत्येक गुणों का वंशागत एक कारक के द्वारा होता है जिसे हम जीन कहते हैं। तो इकाई गुण का नियम यह कहता है कि प्रत्येक गुणों का वंशागत, यानी कि कोई भी गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीन के द्वारा ही जाती है। जैसा कि आपको पता होगा कि जीन ही वह कारक है जिसकी मदद से, है ना, जो गुण है वो माता पिता से बच्चों में जाते हैं, माता पिता से बच्चों में जाते हैं, वंशागत होते हैं। जैसे मान लीजिए कि लंबा पौधा है, तो लंबा पौधा के लिए कौन सा जीन होगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी।
बौना पौधा के लिए कौन सा जीन होगा? स्मॉल टी। ये जीन क्या, ये जो जीन है, ये जीन सबसे ज्यादा पौधों के अंदर दिखाई देता है। तो इन्होंने मटर के पौधे पे जब एक्सपेरिमेंट किया था तो बहुत सारे पौधे लंबे थे, कुछ पौधे बौने आ रहे थे, बहुत सारे पौधे लंबे थे, कुछ पौधे क्या आ रहे थे? बौने आ रहे थे। ठीक है, तो ज्यादा जो गुण दिखाई देता है, जो गुण ज्यादा दिखाई देता है उसे बोलते हैं प्रभावी गुण, और जो गुण कम दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं? अप्रभावी गुण। इसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर, है ना, डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर, और इसको हम लोग बोलते हैं रेसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, रेसेसिव कैरेक्टर। एक को कहा गया डोमिनेंट कैरेक्टर, दूसरे को कहा गया रेसेसिव कैरेक्टर। तो जीन, ये जो गुण है ना माता पिता से बच्चों में, वो किसकी मदद से आते हैं? जीन की वजह से, है ना। तो प्रत्येक गुण, कोई भी गुण अगर आ रहा है किसी भी बच्चों के अंदर, वो किसकी वजह से आते हैं? जीन की वजह से। इसी पे हमारा कहना है कि नो ब्यूटी प्रोडक्ट कैन मेक यू ब्यूटीफुल, ओनली योर जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेक यू ब्यूटीफुल। कितना भी ब्यूटी प्रोडक्ट लगा लीजिए, ठीक है, चाहे फेयर एंड लवली लगा लीजिए, चाहे बोरो प्लस लगा लीजिए, आप फेयर नहीं हो सकते, सुंदर नहीं हो सकते। आपके अगर पास जीन होता तो अभी तभी आप सुंदर होते, फिर आपको फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जीन का होना जरूरी है कि नहीं? अब ये बातें अगर लोग समझ ले कि जीन का होना जरूरी है, जीन का होना जरूरी है, तब तो कहानी अलग है। लेकिन लोग क्या करते हैं ना, जीनों के ऊपर ध्यान ही कहां देते हैं। सुंदर होने के लिए जीन का होना जरूरी है, सुंदर होने के लिए जीन का होना जरूरी है। यहीं पे मैं आपको एक बहुत बेहतरीन बात समझाना चाहता हूं कि किस तरीके से एक गुण माता पिता से बच्चों में जाते हैं, किस तरीके से गुणों का स्थानांतरण माता पिता से बच्चों में होता है ना, किस तरीके से गुणों का स्थानांतरण माता पिता से बच्चों में होता है। सोचिए, सबसे पहले मान लीजिए कि 3 बातें होती है। कोई भी गुण अगर माता पिता से बच्चों में जा रहा है, उसके लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। पहली बात तो जीन का होना जरूरी है, दूसरा जीन का, है ना, एक्सप्रेस होना जरूरी है। जीन काम करेगा तभी भाई साहब, है ना, जीन अपना गुण प्रदर्शित करेगा तभी, या जीन प्रदर्शित होगा तभी जाके क्या होगा, किसी भी जीव के अंदर गुण आएंगे। तीसरा भाई कि कारक का होना जरूरी है ना, बाह्य कारक का होना जरूरी है। मान लीजिए कि इसमें कई सारे ऐसी बातें हैं जो मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ। ठीक है, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए क्योंकि ये क्लिक हो चुका है। चलिए तब तक समझते हैं चीजों को। तो मेंडल की कई सारी बातें थी, है ना, मेंडल के बारे में। इन्होंने पहला नियम क्या दिया? इकाई गुण के नियम। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आनुवांशिकी के बारे में पढ़ा था, फिर आनुवांशिकता के बारे में पढ़ा, फिर भिन्नताओं के बारे में पढ़ा था। ठीक है, 2 प्रकार की भिन्नताएं होती है, कायिक भिन्नता और जन्यक भिन्नता। ठीक है, आनुवांशिकता के अंदर क्या करते हैं, वह प्रक्रिया है। ठीक है, आनुवांशिकता बेसिकली क्या है भाई, वह प्रक्रिया है। ठीक है, या वो जो आनुवांशिकता में हम क्या पढ़ते हैं कि जैसे कि गुण जो है ना माता पिता से बच्चों में आते हैं। ठीक है, ये जो पूरी प्रक्रिया, इसी को हम लोग आनुवंशिकता कह रहे थे। और भी कई सारी बातें थी इसके अंदर, हमने कई सारे टर्मिनोलॉजी के बारे में बात किया था, वो सब बातें हम लोगों ने की। फिर उसके बाद आते हैं मेंडल के बारे में। मेंडल जो है ना वो जेनेटिक्स या आनुवंशिकी के पिता कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बीच में जितने भी टर्मिनोलॉजी थे ना उसको ध्यान से पढ़िएगा। ध्यान से पढ़ने से फायदा क्या होगा कि सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आसान होगा आपके लिए जब आप इन चीजों को करेंगे। 2-3 बातें और है कि जैसे आपको मैंने जो चैप्टर पढ़ा दिया है, क्या करना है आपको, क्वेश्चन उसका जरूर बना लेना है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तो नुकसान क्या होगा कि चीजें समझ में तो आएगी लेकिन लंबे समय तक याद नहीं रहेगी। याद रहने के लिए आपको क्या होना चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यह है प्रभावी गुण के नियम। ठीक है, अच्छा पहले मैं आपको ये समझा दूं कि किस प्रकार से ये कोई भी जो गुण है वो माता पिता से बच्चों में आता है। जैसे हमारे पास क्या भाई साहब, ये देखिए, ठीक है, ये डीएनए है। ठीक है, डीएनए का ये जो टुकड़ा है इसे हम कह रहे हैं जीन। ठीक है, ये जो जीन है, ठीक है, ये जो जीन है ना, जीन है ना, इसको हम डीएनए भी कह सकते हैं। तो जीन बोलिए या डीएनए बोलिए, तो इस डीएनए के टुकड़ा को जीन बोल सकते हैं या डीएनए बोल सकते हैं। डीएनए से बनता है आरएनए, डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन, आरएनए से बनता है प्रोटीन, और प्रोटीन से बनता है एंजाइम, प्रोटीन से बनता है एंजाइम। ठीक है, प्रोटीन से बनता है एंजाइम। ठीक है, तो प्रोटीन से बनेगा एंजाइम। लिख लीजिए, हिंदी में लिख देता हूं, प्रोटीन। ठीक है, ये है एंजाइम, एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या करता है, ध्यान से सुनिए, किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, या प्रतिकारक को, है ना, प्रतिकारक को प्रतिफल में बदल देता है। प्रतिकारक को किस में बदल देता है, प्रतिफल में बदल देता है। तो प्रतिकारक को किस में बदल देगा, एंजाइम, प्रतिफल में। और इसी प्रतिफल के बढ़ने की वजह से, इसी प्रतिफल के बढ़ने की वजह से, इसी प्रतिफल के बढ़ने की वजह से, ठीक है, किसी भी जीव के अंदर क्या आता है, गुण आता है। जैसे मान लीजिए ये जो जीन है वो हाइट का जीन है, कैपिटल टी हमने इसका जीनोटाइप लिख दिया, हाइट का जीन है। अब डीएनए बदला आरएनए में, तो डीएनए के आरएनए में बदलने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आरएनए से प्रोटीन बनना तो इसको बोलेंगे ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए कई बार डीएनए से भी डीएनए बन जाता है, तो डीएनए से डीएनए का बनना कहलाता है ना, डीएनए से डीएनए का बनना कहलाता है रेप्लिकेशन,
रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन को हिंदी में कहते हैं प्रतिकृति, है ना, प्रतिकृति, रेप्लिकेशन को हिंदी में कहते हैं प्रतिकृति, ठीक है। ट्रांसलेशन को अनुवादन वगैरह कहते हैं। चलिए अब ध्यान से सुनिए, डीएनए से क्या बन रहा है भाई साहब, बेसिकली डीएनए की वजह से क्या आ रहा है, गुण आ रहा है, या जीन की वजह से क्या आ रहा है, गुण। इसलिए मैंने क्या कहा, जीन है जो गुणों को माता पिता से बच्चों में ले जाता है, अगर जीन ही नहीं होगा तो गुण भी नहीं आएंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए ये जीन है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जीन है, इसको एक्सप्रेस होने के लिए ध्यान से सुनिए ग्रोथ हार्मोन का होना क्या है, जरूरी है। ये एक बाह्य कारक है, क्या ये बाह्य कारक मान लीजिए जीन है, जीन एक्सप्रेस भी कर गया, जिन ने अपना गुण दिखा भी दिया, जिन ने अपने लक्षण प्रदर्शित भी कर दिए, लेकिन ग्रोथ हार्मोन नहीं है तो बच्चे की हाइट नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो गुणों को लाने के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है, ठीक है। पहली बात जीन का होना जरूरी है, दूसरा जीन का प्रदर्शित होना जरूरी है, जीन का प्रदर्शित होना जरूरी है। प्रदर्शित मतलब देखिए कि अगर मान लीजिए डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना, प्रोटीन से एंजाइम बन रहा, मान लीजिए आरएनए से प्रोटीन ही नहीं बने, ठीक है, अगर आरएनए से प्रोटीन नहीं बनेगा मतलब प्रदर्शित नहीं किया, तो प्रदर्शित करना जरूरी है, ठीक है। और तीसरी चीज जो है ना, वो बाह्य कारक का होना जरूरी है ना, या वातावरण का होना जरूरी है। तो 3 चीजों का होना जरूरी है। कई बार ये भी कहते हैं अगर जीन नहीं होगा तो गुण भी नहीं आएगा, ठीक है। कितना भी अपने बच्चे को बॉर्नविटा हॉर्लिक्स पिला लीजिए, हाइट नहीं बढ़ने वाली। नो बॉर्नविटा ग्रो योर चाइल्ड हाइट। तो हाइट भैया बच्चों की हाइट को बढ़ाने के लिए बॉर्नविटा का नहीं, जीन का होना जरूरी है। अगर जीन नहीं है तो कितना भी पिला लीजिए, है ना, बॉर्नविटा में केवल ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है और कुछ नहीं मिलेगा, हाइट वाइट नहीं बढ़ती है ना। ये जो कंपनी वाले लोग हैं तो आपको एकदम पूरा फुल बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है, टू मच, क्या बोलूं मैं, ठीक है। और आप लोग बन भी जाते हैं, है ना। हॉर्लिक्स पिलाइए, बॉर्नविटा पिलाइए, कोई फायदा नहीं है, केवल ऊर्जा मिलेगी। और आजकल बॉर्नविटा हॉर्लिक्स में शुगर की मात्रा बढ़ा दी गई है, तो बच्चों को स्वास्थ्य पे भी नुकसानदायक नुकसान हो सकता है। ये चीजों के बारे में ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो जीन का होना जरूरी है, जीन नहीं है तो गुण भी नहीं है। अच्छा जीन है लेकिन प्रदर्शित नहीं किया, तो जीन का होना अलग बात है और जीन का प्रदर्शित होना अलग बात है। जीन है लेकिन प्रदर्शित नहीं किया, मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, उसके पास जीन तो है लेकिन उसका जीन लक्षण नहीं दर्शा रहा है, उसका जीन जो है ना प्रोटीन नहीं बना रहा है, ठीक है। तो भाई साहब क्या वो बच्चे की हाइट बढ़ सकती है? नहीं, वो बौना ही रह जाएगा, ठीक है। तो जीन का होना अलग बात है और जीन का प्रदर्शित होना अलग बात है। उसके बाद वातावरण का होना भी जरूरी है। मान लीजिए बच्चे के अंदर जीन भी एक्सप्रेस कर रहा है लेकिन ग्रोथ हार्मोन नहीं है, तो जीन की एक्सप्रेशन तो प्रतिबंधित हो जाएगी या फिर ग्रोथ हार्मोन की वजह से हाइट रुक जाएगी। तो हम तीनों का होना क्या है, जरूरी है। तो किसी भी जीव के अंदर लक्षण इन तीनों की वजह से आते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। हमने अभी इकाई गुण के नियम पढ़े थे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रभावी गुण के नियम। प्रभावी गुण का नियम ये कहता है कि किसी 2 विपरीत गुण वाले पौधे, कोई भी अगर मान लीजिए 2 विपरीत गुण वाले पौधे हैं, उनके बीच में हमने प्रजनन करा दिया। 2 गुण अलग अलग है पौधे के अंदर, ठीक है, एक लंबा एक बौना है, उन दोनों के बीच में हमने प्रजनन करा दिया, ठीक है। तो पहली पीढ़ी में क्या होता है ना, एक का गुण दिखाई देता है, दूसरे का गुण दिखाई नहीं देता है। जो गुण दिखाई देता है उसे हम बोलते हैं प्रभावी गुण, ठीक है, और उसे हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो गुण नहीं दिखाई देता उसे बोलते हैं अप्रभावी गुण, जिसे हम स्मॉल लेटर से दिखाई देते हैं। मान लीजिए आपने लंबा पौधा यानी 2 भिन्न गुण वाले पौधों के बीच में संकरण कराया, ठीक है, या प्रजनन कराया। तो 2 भिन्न गुण वाले, एक लंबा पौधा एक बौना पौधा, तो आपने अगर लंबा पौधा बौना पौधा के बीच में संकरण कराया, प्रजनन कराया, ठीक है, तो पहली पीढ़ी में क्या होगा, एक का गुण दिखाई देगा, दूसरे का नहीं दिखाई देगा। तो लंबा पहली पीढ़ी में सारे पौधे क्या हो जाएंगे, लंबे, बौना वाला गुण दिखाई नहीं देगा। जो गुण दिखाई दे रहा है उसे प्रभावी कहते हैं, जो नहीं दिखाई दे रहा उसे अप्रभावी कहते हैं। इसी को प्रभावी का नियम कहा जाता है या प्रभावी गुण कहा जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको समझने के लिए हमने यहाँ एग्जांपल लिया। देखिए ये क्या है, माता पिता है, यानी कि ये जो है लंबा पौधा है, ये आपका लंबा पौधा है, माता पिता की बात कर रहे हैं, यानी कि ये लंबा पौधा है, ठीक है। और ये बौना पौधा है, बौना पौधा है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता है कि जब भी प्रजनन की बात होती है तो उसमें युग्मक का निर्माण होता है। किस प्रकार से युग्मक बनेगा मैंने आपको पिछले स्लाइड में समझाया था। ये दोनों सेम है तो एक युग्मक बनेगा टी। ये दोनों भी क्या भाई साहब, ये स्मॉल टी होगा, हाँ ये लो स्मॉल टी, तो यहाँ से युग्मक क्या बनेगा, टी, ठीक है। अब जब युग्मक का संलयन होता है, ये दोनों युग्मक आपस में मिलेंगे तो युग्मक के संलयन को बोलते हैं निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन। जब युग्मक का संलयन होता है, जब युग्मक मिलते थे, कहलाता है निषेचन। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, तब बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ऐसे कई सारे युग्मक बनेंगे, कई सारा पौधा बनेगा, सारे के सारे क्या होगा, लंबा, सब ऐसा ही पौधा बनेगा। कितने बनेंगे भाई, जितना युग्मक बनेगा उतना बनेगा, है कि नहीं। नंबर्स बहुत ज्यादा होंगे, हमने एक ही बना के दिखाया है, ठीक है। अब एक बनाइए चाहे 100 बनाइए, बात एक ही है। ये नहीं कि मैंने, ये तरीका सही तरीका है बनाने का, ठीक है।
कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस कैपिटल टी की वजह से और स्मॉल टी की वजह से अब देखिए जब हमने दो भिन्न गुण वाले पौधों के बीच में क्या करा दिया, प्रजनन करा दिया, क्रॉस करा दिया, ठीक है। तो पहली पीढ़ी में क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिए, है ना, कैपिटल टी जो है वो अपने आप को क्या प्रदर्शित करते हैं, लेकिन स्मॉल टी प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो कैपिटल टी की वजह से पौधा क्या हो जाएगा, लंबा, लेकिन स्मॉल टी की वजह से, है ना, पौधा बौना नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, प्रदर्शित नहीं हो रहा है। तो इसकी चलेगी, इसकी नहीं चलेगी। आपने वो कहानी सुनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई साहब इसकी लाठी है और भैंस भी इसी की होगी, लक्षण भी इसी की आएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, कैपिटल टी और स्मॉल टी, पहले पीढ़ी में क्या होगा, सारे पौधे लंबे होंगे, बौने नहीं होंगे। तो प्रथम जनरेशन में, प्रथम पीढ़ी में एक का गुण दिखाई देता है, दूसरे का गुण दिखाई नहीं देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां भी ठीक है, अगला नियम है, ठीक है, दो नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला है पृथक्करण के नियम, ठीक है। पृथक्करण का नियम का मतलब यह है कि जीन के अंदर जो है ना, या जीन हमेशा जोड़े में होता है। जीन क्या होता है, जोड़े में। तो जीन तो है जोड़े में, ठीक है, लेकिन युग्मक निर्माण के समय क्या होता है, ये जो जोड़े का जीन है वो क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, और एक युग्मक के अंदर एक ही जीन जाएगा, एक युग्मक के अंदर एक ही जीन जाएगा। जैसे देखिए हमारे पास ये लंबा पौधा है, ठीक है, इसके पास जो जीन है वो जोड़े में है। जब युग्मक बनेगा तो ये दोनों जोड़े के जीन क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो एक युग्मक में एक ही जीन आया, दूसरे युग्मक में एक ही जीन आया, समझ रहे हैं ना आप। यहाँ में देखिए ये जीन क्या है, जोड़े में, युग्मक का निर्माण हुआ तो भाई एक में देखिए एक ही आ रहा है, एक युग्मक के अंदर एक ही आ रहा है। तो जोड़े के जीन क्या होता है, युग्मक निर्माण के समय अलग हो जाते हैं। यहाँ भी देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, एक में कैपिटल टी चला गया, इसमें स्मॉल टी चला गया, तो जोड़े के जीन क्या हो गए, अलग हो गए। तो इसी को कहते हैं पृथक्करण का नियम। चलिए आगे। अब पृथक्करण का मतलब ही मैंने आपको बताया था, समजात गुणसूत्र है और युग्मक निर्माण होगा तो ये समजात गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। गुणसूत्र बोलिए, जीन बोलिए, तो समजात गुणसूत्र के ऊपर जो भी जीन बैठी है वो जीन क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इसी को पृथक्करण कहते हैं। तो युग्मक निर्माण के समय ये जो जोड़े का जीन है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाया करता है। इसी को हम कहते हैं पृथक्करण के नियम। और जीन हमेशा जोड़े में पाया जाता है, याद रखिएगा। स्वतंत्र पृथक्करण के नियम क्या हो गया कि जब दो या दो से अधिक, क्या बोल रहा हूं, जब दो या दो से अधिक, जब दो से अधिक भिन्न गुण वाले पौधों के बीच प्रजनन कराते हैं, ये जब दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले पौधों के बीच प्रजनन कराते हैं तो जो जोड़े का जीन है वो स्वतंत्र रूप से अलग हो जाते हैं, उसमें कोई लोचा नहीं है, कोई लोचा नहीं है, स्वतंत्र रूप से। जैसे मान लीजिए कि हमने प्रजनन कराया कैपिटल टी वाले और कैपिटल आर वाले, ये लंबा पौधा है, लाल फूल है, तो दो गुण हो गया ना, है ना, एक लंबा पौधा और ये लाल फूल। तो देखो पहली बात, ये जो लाल फूल है ये रंग, एक रंग का गुण हो गया और एक क्या होगा, लंबाई हो गया। तो लंबाई और रंग दोनों का हमने क्या कराया, प्रजनन कराया। तो ये जो जोड़े का जीन है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। देखिए स्वतंत्र रूप से, ये कैपिटल टी अपने रास्ते, कैपिटल आर अपने रास्ते, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ भी कैपिटल टी अपने रास्ते, कैपिटल आर, यानी यहाँ से दो बन गया ना, दो बन गया ना। तो ये देखिए दो, एक टी इधर चला गया, एक आर इधर आ गया, एक टी इधर आ गया, एक चर इधर आ गया। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे हमारे पास क्या है, इसको डायग्रामेटिक समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारे पास भाई ये है ऐसे, है ना, और ये है ऐसे। इसके ऊपर कौन सी जीन बैठी है, कैपिटल टी। इसके ऊपर कौन सी जीन बैठी है, कैपिटल टी। इसके ऊपर कौन सी जीन बैठी है, कैपिटल आर। इसके ऊपर जीन कौन सी बैठी है, कैपिटल आर। युग्मक का निर्माण हुआ, ठीक है। तो युग्मक निर्माण के समय ये जो जीन है, जो दो अलग अलग गुणों के लिए स्वतंत्र रूप से अलग जाएंगे, कैपिटल टी अपने रास्ते और स्मॉल टी अपने रास्ते। यहां पे आ गया कैपिटल टी और यहां पे आ गया कैपिटल आर। देखिए स्वतंत्र रूप से चला गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहां पे हम कह देते कि यहां पे स्मॉल आर है, मान लीजिए स्मॉल आर है, या फिर मान लीजिए यहां पे हम कहते हैं, है ना, पी वाला जीन है कोई, मान लीजिए, तो ये जो टी और पी है दोनों हमेशा साथ जाएंगे, ये दोनों स्वतंत्र रूप से अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये जो है, ये कैपिटल टी और कैपिटल आर दो अलग अलग गुणों को दर्शाता है। तो ये दोनों अलग अलग गुण के, दोनों दो अलग भिन्न गुण वाले जो जीन है, या दो भिन्न गुण वाले पौधे हैं, उनमें के अंदर जब प्रजनन कराया गया तो ये जो जोड़े का जीन है स्वतंत्र रूप से अलग हो रहा है। देखिए कोई कहने वाली बात ही नहीं है, स्वतंत्र रूप से, ठीक है, अलग हो रहा है, समझ गए ना। और यहाँ भी दो युग्मक बनाए, यहाँ भी दो युग्मक बनाया था हमने, यहाँ दो युग्मक बनाया, लेकिन कैपिटल टी कैपिटल आर स्वतंत्र रूप से अलग हुआ, एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। यहाँ भी हमने भैया देखो, ये जोड़े का है, अलग आ गया, जोड़े का है, अलग आया, जोड़े का अलग आ गया। यहाँ तो तीन गुण है, अब तीन गुण वाले हैं तो सभी जो जीन है वो अलग अलग हो रहे हैं युग्मक के अंदर, और वो एक दूसरे पे निर्भर नहीं है। इसका डायग्रामेटिक व्यू देखना चाहते हैं तो इसका डायग्रामेटिक व्यू थोड़ा मैं आपको यहां से दिखाता हूं, रुक जाइए। इसको समझना चाहते हैं तो थोड़ा ऐसे समझ लीजिए। चलो भैया इधर 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 यहां देखना, 1 2 3, 1 2 3, तीन गुणों के लिए। यहाँ पे भाई कैपिटल टी है, ये भी कैपिटल टी है, कैपिटल आर है, कैपिटल आर है, वाई है और कैपिटल वाई है। अब युग्मक निर्माण होगा ना, तो देखना ये जो जोड़े वाला जीन है, ये सब जोड़े वाला जीन है, स्वतंत्र रूप से अलग जाएंगे। यहाँ टी, यहाँ भी टी, कोई दिक्कत नहीं। आर अपने रास्ते, भाई आर भी अलग हो गया, ये लो, ये भी आर अलग हो गया। वाई भी क्या हो गया, अलग हो गया। वाई भी क्या हो गया, अलग हो गया। भाई साहब लीजिए,
जोड़े के जिन, चाहे 2 गुण वाले पौधे के बीच में संकरण कराइए, चाहे 3 गुण वाले पौधे के बीच में संकरण कराइए, जोड़े का जिन क्या हो जाएगा, स्वतंत्र रूप से अलग हो जाएगा, है ना। जोड़े का जिन क्या हो जाएगा, स्वतंत्र रूप से अलग हो जाएगा। इसी को बोलते हैं स्वतंत्र पृथक्करण के नियम। और यहां से मेंडल का नियम क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यहां पे देख लीजिए, जोड़े का जिन था वो क्या हो गया, स्वतंत्र रूप से क्या हो गया, अलग हो गया। मैंने यही चीज यहां भी दिखाया है, यही चीज मैंने अलग से यहां भी दिखाया है। चलिए आगे देखते हैं, मेंडल के बारे में ही बात करते हैं। मेंडल साहब ने 7 गुणों का अध्ययन किया था, है ना। तो जो मटर के पौधे थे उनके 7 गुणों का अध्ययन किया था। तो मेंडल साहब पौधे के 7 गुणों का अध्ययन किया था। कितने गुणों का, 7 गुणों का। और इन्होंने 7 एकल संकरण किए थे, 7 मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था। और जब 7 मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था ना, तो भाई साहब उनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, 7 एक संकरण के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, कौन कौन से ऐसे लक्षण थे जिनका अध्ययन मेंडल साहब ने किया था। तो एक तो पौधे की लंबाई हो गई, बीज की आकृति हो गई, पौधे का रंग हो गया, पुष्प का रंग हो गया, पुष्प की स्थिति हो गई, फली की रंग हो गया, ठीक है, और फली की आकृति हो गई। इन सभी को इन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था, ठीक है। अब देखिए, अगर आप रंग को देखिएगा तो रंग 2 चीजों का होता है, एक बीज का रंग है, ठीक है, और एक पुष्प का रंग है, ठीक है। अगर आप आकृति की बात करेंगे तो आकृति भी 2 है, एक है बीज की आकृति, दूसरा फली की आकृति। मटर जिस खोले में, खोखले या जिस ढांचा के अंदर होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फली, ठीक है, फली बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर मटर्स होते हैं। फली को जब हम ऐसे चीरते हैं तो भाई उसके अंदर मटर आता है, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 गुण तो आपको ऐसे याद हो गया, बीज का रंग, पुष्प का रंग। आकृति की बात करेंगे तो बीज की आकृति होगी, गोलाकार होगा या क्या झुर्रीदार होगा, वो आपको देखने को मिलेगा। फली की आकृति फूली हुई होगी, सिकरी हुई होगी। ये 4 गुण तो ऐसे याद हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, अच्छा रंग में एक और चीज आ रहा है, फली का रंग भी है, 3 गुण। तो ये 3 गुण, तो बीज का रंग, पुष्प का रंग, फली का रंग, 3 ऐसे याद हो गया। 2 आपको ऐसे याद हो गया। तना की लंबाई आपको ऐसे याद हो जाएगा। हम आपको बेसिकली अपने सिलेबस में तना की लंबाई के ऊपर दिया हुआ है, तो उसी के ऊपर ज्यादा बात करेंगे, ठीक है। अब आइए देखिए ध्यान से, तना की लंबाई। अब जो गुण ज्यादा दिखाई देगा, जो गुण ज्यादा दिखाई देगा उसको कह देंगे प्रभावी, और जो गुण नहीं दिखाई देगा उसे क्या कह देंगे, अप्रभावी। जो गुण ज्यादा दिखाई देगा उसे बोल देंगे प्रभावी, और जो गुण नहीं दिखाई देगा उसे अप्रभावी। तो मटर के पौधे के अंदर सबसे ज्यादा, अगर तना की लंबाई देखेंगे तो सबसे ज्यादा लंबा दिखाई दिया, कुछ बौना दिखाई दिया। तो जब आप मटर के खेत में जाओगे, कहाँ, मटर के खेतों में जाओगे, तो वहां सबसे ज्यादा पौधा क्या होता है, लंबा होता है। कुछ पौधे आपको बौने नजर आएंगे, ये तो प्रभावी हो क्या, अप्रभावी, सबसे ज्यादा यही दिखाई देगा। बीज की आकृति देखोगे तो बीज देखोगे मटर का, वो ज्यादातर गोल होता है, 1-2 क्या होते हैं, झुर्रीदार होते हैं। आपने जब मटर छीला होगा तो आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है। बीज के रंग की बात कर रहे हैं भाई, बीज का रंग क्या होता है, ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए बीज के चारों तरफ क्या, ये कवरिंग है, ठीक है। बीज के चारों तरफ क्या है, कवरिंग है। तो ये बीज के चारों तरफ का भाग है, ठीक है। अंदर बीज है, अंदर बीज है, अंदर बीज है, ठीक है। तो आपको ये जो बीज का आवरण नहीं देखना है, बीज का आवरण नहीं देखना है, बीज के आवरण का कलर नहीं देखना है, आपको बीज का कलर देखना है। तो आपको बीज के अंदर का कलर जब देखिएगा, ये अंदर का कलर देखना है, बीज के अंदर का, ठीक है। तो जब बीज के अंदर का कलर देखिएगा तो बीज का रंग आपको दिखेगा पीला। क्या दिखेगा, पीला, ठीक है, पीला। तो जब देखना बीज का लेयर हटा दोगे तो आपको पीला ही नजर आएगा। नहीं दिख रहा होगा बोर्ड पे, बट पीला लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पीला दिख रहा है यहाँ पे पीला दिख रहा है, तो पीला सबसे ज्यादा दिखाई देगा, ठीक है, पीला। और कम क्या देगा, हरा। तो ये मत देखना बीज के आवरण का रंग हरा होता है, वो अलग बात है। मैं बीज की बात कर रहा हूं, उसके अंदर जो बीज है। पुष्प का रंग ज्यादातर देखोगे, फिर से तुम मटर के खेतों में चले जाओ, सरसों के खेतों में नहीं जाना, शाहरुख खान नहीं बन जाना उधर जाके, मटर के खेतों में जाना है। तो आपको भाई ज्यादातर आपको पुष्प का रंग क्या दिखेगा, बैगनी। कुछ कुछ आपको सफेद दिख जाएंगे, सफेद दिख जाएंगे। सर हमें तो सफेद ही अच्छा लगता है ना, हमें तो सफेद ही अच्छा लगता है, मातम में जाते सफेद लगे, छोड़ा छीछी, वो सब नहीं करना। अब पुष्प की स्थिति की बात करोगे तो वो होता है कक्षस या फिर होता है अग्रस्थ, ठीक है। कक्षक का मतलब होता है, देखिए ऐसे, या तो पुष्प इस स्थिति में होगा, यहां पे होगा, या तो पुष्प ऊपर होगा। अगर यहां पे पुष्प है तो उसको बोलते हैं कक्षस, एक्जियल बोलते हैं, ठीक है। और एकदम ऊपर है, सबसे ऊपर है, तो उसको बोलते हैं अग्रस्थ। तो ध्यान से सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर प्रभावी देखा जाए तो सबसे ज्यादा ऐसा पुष्प का स्थान देखने को मिलेगा, लेकिन अप्रभावी में देखिएगा तो ऊपर में ही पुष्प आपको नजर आएगा, ठीक है। पुष्प की स्थिति ऊपर नजर आ जाएगी, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अग्रस्त बोल सकते हैं, ठीक है। फली का रंग जो है वो आपको जनरली हरा दिखेगा, ठीक है। कुछ कुछ में पीला भी दिख सकता है, जो खराब होता है, जो आप जानते भी होंगे। फली क्या करती है, अगर फैली हुई है, कुछ क्या होता है, सिकरी हुई होती है। तो इस तरीके से 7 गुणों को मेंडल साहब ने क्या किया था, अध्ययन किया था। हम इनमें से एक गुण के बारे में पढ़ेंगे, एक ही गुण के बारे में पढ़ना है, और एक संकरण के बारे में जानना है। चलिए, एक संकरण क्या होता है कि जब हम एक ही समय में, ठीक है, टाइम क्या होना चाहिए, एक ही समय में क्या करते हैं, एक भिन्न गुण वाले पौधों के वंशागति का अध्ययन करते हैं।
तो मान लीजिए एक टाइम है, एक ही टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, एक भिन्न गुण वाले पौधे हैं, उनके वंशागति का अध्ययन कर रहे हैं। एक ही टाइम पे क्या कर रहे हैं, एक भिन्न गुण वाले पौधे के वंशागति का अध्ययन कर रहे हैं कि एक अलग अलग गुण वाले के पौधों के बीच में जो गुणों का स्थानांतरण वो किस प्रकार से हो रहा है, उसको बोलते हैं वंशागति, और उसी के अध्ययन को कह देंगे एक संकरण। तो जब एक टाइम पे एक गुण के बारे में अध्ययन किया जाता है, एक गुण वाले पौधों के वंशागति के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसे बोलते हैं एक संकरण। जैसे मान लीजिए एक गुण है ऊंचाई, एक गुण क्या ऊंचाई, और इस गुण के दो रूप हैं, एक लंबा पौधा एक बौना पौधा। गुण तो एक ही है, ऊंचाई गुण है, और ये दो गुण के दो रूप है, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में ट्रेट कहते हैं। तो ये गुण के दो रूप हैं जिसको अंग्रेजी में ट्रेट कहते हैं, और गुण को अंग्रेजी में कैरेक्टर कहते हैं। अब देखिए ये लंबा पौधा बौना पौधा, इसके अंदर जीनोटाइप क्या है, जीन प्रारूप क्या है, कैपिटल टी। बौना पौधा के अंदर क्या है, स्मॉल टी। मेंडल हमेशा प्योर पौधा या शुद्ध लंबा या तो शुद्ध बौना के बीच में ही क्रॉस कराते थे, ठीक है। ये शुद्ध लंबा है, ये शुद्ध बौना है, इसमें युग्मक बनेगा टी, इसमें युग्मक बनेगा टी। जब दोनों युग्मक का मिलन होगा इस प्रक्रिया को कहेंगे निषेचन, और निषेचन के बाद हो गया पहली पीढ़ी। पहली पीढ़ी के बाद आता है दूसरी पीढ़ी। देखिए किताबों में अलग अलग तरीके से क्रॉस करा के दिखाया जाता है, मेरा तरीका थोड़ा अलग है, तो आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा। अब मेरा तरीका अलग है, ये नहीं कि मैंने खुद डेवलप किया है ना, जो स्टैंडर्ड्स बुक्स है, जो हाई क्लास की बुक होती है, जो फॉलो करती है, वही मैं भी फॉलो करता हूँ, ठीक है। अब आपके 10th क्लास में कई सारी चीजें ऐसी होती है जिनको आगे जाकर फ्यूचर में बदलना है, तो उसको हम ध्यान नहीं देते। चलिए दूसरी पीढ़ी लाने के लिए इन्होंने क्या किया, प्रथम पीढ़ी का दोबारा प्रथम पीढ़ी से ही क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया, प्रजनन करा दिया। पहली पीढ़ी तैयार की, फिर पहली पीढ़ी का पहली पीढ़ी के साथ ही, यानी इसका इसी के साथ क्या करा दिया, प्रजनन करा दिया। जब इसका इसी के साथ प्रजनन कराएंगे तो इसमें देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो देखिए दूसरी पीढ़ी लाने के लिए पहले पीढ़ी और पहले पीढ़ी का प्रजनन कराया गया है। जब जीन बनेगा तो भाई जीन बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें भी जीन बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। और जब इसका क्रॉस करेंगे तो एक बार कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, फिर ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ, फिर स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ, फिर ये स्मॉल टी के साथ। देखिए ध्यान से, इसकी वजह से क्या होगा, पौधा शुद्ध लंबा होगा, कैपिटल टी कैपिटल पी की वजह से। कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी दो बार आएगा, इसकी वजह से पौधा संकर लंबा होगा। देखिए लंबा बोलिए या संकर लंबा बोलिए की बात है, शुद्ध लंबा बोलिए संकर लंबा, पौधा लंबा ही होगा, पौधा लंबा ही होगा, कोई अंतर नहीं है उसमें। ये नहीं संकर लंबा में थोड़ा कम लंबा होगा, शुद्ध लंबा में ज्यादा, नहीं ऐसा नहीं है, दोनों की लंबाई क्या होगी, समान होगी। बस संकर लंबा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो जीन है वो अशुद्ध है और इसका जीन क्या है, शुद्ध है। तो शुद्ध जीन है इसके पास क्या अशुद्ध जीन है, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, ठीक है। उसके बाद देखिए वहां स्मॉल टी वो शुद्ध बौना है, ठीक है। इस तरीके से आपने एकल संकरण के अंदर आपने देखा कि लंबा जो है कितनी बार आएगा, 3 बार, और बौना कितनी बार आएगा, 1 बार। तो बाहर से जो आपको गुण दिखाई देगा उसको बोलेंगे लक्षण प्रारूप। तो 3 बार लंबा आया, 1 बार क्या आया, बौना, तो इसका लक्षण प्रारूप का अनुपात होगा 3:1। देखिए तो लक्षण प्रारूप अनुपात लिखिएगा, लंबा कितनी बार आया, 3 बार, बौना कितनी बार आया, 1 बार, तो लक्षण प्रारूप का अनुपात क्या होगा, 3:1। अगर जीन प्रारूप का अनुपात लिखिएगा तो कैपिटल टी 1 बार आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार आया था, स्मॉल टी 1 बार आया था, ठीक है। तो इसका जो भैया चलिए देखिए इसका भाई 1:2:1, ठीक है, 1:2:1। इसका अनुपात क्या होगा, जीन प्रारूपी अनुपात, ये हो गया 1:2:1। भाई सब लगा लो तुम IMP, ठीक है। जब नहीं पूछा गया तो बताना मुझे, देख लेना एक बार एग्जाम में आके, है ना, लगा देता हूँ IMP, है ना। मेंडल साहब को तो IMP लगा ही दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए अब लक्षण प्रारूपी अनुपात लिख लिया। हम इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस को, एक संकरण को कुछ और तरीके से दिखाना चाहते हैं। हम दोबारा हमने क्या किया, यहाँ एक संकरण किया है जिसमें देखिए ये माता पिता है, ठीक है, ये लंबा पौधा है, ठीक है, ये लंबा पौधा है, और ये क्या है, बौना पौधा, ये है बौना पौधा, ठीक है। इन दोनों के बीच मैंने प्रजनन कराया। जीन क्या बनेगा, युग्मक क्या बनेगा भाई, युग्मक बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी। युग्मक का क्या होगा, मिलन, क्या कहेंगे, निषेचन। प्रथम पीढ़ी तैयार हो गया, प्रथम पीढ़ी, और ये प्रथम पीढ़ी तैयार हो गया, ठीक है। और दूसरी पीढ़ी लाने के लिए प्रथम पीढ़ी का क्या कर देंगे, क्रॉस करा देंगे। ये माता है और ये क्या है, पिता है, ठीक है। आप मटर के पौधे का माता पिता ढूंढने मत लगना तुम, ठीक है। मंडल को पता था कि भाई किसका पेरेंट्स क्या, F1 जनरेशन क्या, F2 क्या है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, अब इसके अंदर युग्मक बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके अंदर युग्मक बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए दोनों के आने के चांस, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इसके साथ क्रॉस करा दिया, फिर इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ कराएंगे तो स्मॉल टी। ये कितनी बार है, 4 में से ये 1 बार आया, तो अनुपात हो जाएगा 1/4। ये 4 में से क्या हो गया भाई, 1 ही बार आया, क्या 1/4। ये भी 4 में से 1 बार आया, ये भी 4 में से 1 बार आया, तो इसका अनुपात हो जाएगा, देखिए कैपिटल टी, ठीक है। उसके बाद जीन टाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद क्या है, स्मॉल टी। ये कितनी बार आया, 1 बार, 4 में से 1 बार। ये कितनी बार आया है ना, 4 में से 2 बार। ये कितनी बार है, 4 में से 1 बार। 4 तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1:2:1। तो ये जो जीन प्रारूपी अनुपात है ना, वो क्या आएगा, 1:2:1 आएगा, है ना। ये जीन प्रारूपी अनुपात है
जीन प्रारूपीय अनुपात है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको, अच्छा देखिए तरीका अगर आप ये भी कीजिएगा ना एग्जाम में क्रॉस कराएगा ऐसा ही कुछ, तो भी आपके लिए बहुत जोरदार है, अनोखे अंदाज में इसको कीजिए, मजा आ जाएगा भाई साहब। अगर मान लीजिए आपने लक्षण प्रारूपीय अनुपात लिख दिया, ठीक है, एग्जाम में कौन सा लिखना भाई, ये करोगे थोड़ा ज्यादा स्टैंडर्ड है, ठीक है। बाकी सब वो तो करते हैं जनरल बच्चे, सारे बच्चे तो वही करते हैं, आप बस ये कर दीजिए, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये देखिए लक्षण, इसकी वजह से लंबा होगा, इसकी वजह से लंबा होगा, इसकी वजह से लंबा होगा, तो लंबा पौधा और बौना पौधा है ना, लंबा कितनी बार आएगा 3 बार, और बौना कितनी बार आएगा 4 बार, 3/4 3/4, ये कट गया तो आंसर 3:4 ही आएगा, इसलिए 3/4 नीचे नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे, उसके बाद हम लोग बात करते हैं द्विसंकरण के बारे में, ठीक है। अगर द्विसंकरण की हम लोग बात करें तो एक ही समय में दो भिन्न गुण वाले पौधे के बीच, एक ही टाइम पे अगर दो अलग अलग गुण वाले के पौधे के वंशागति का जब अध्ययन करेंगे, जैसे अभी हमने क्या किया, एक गुण के वंशागति का अध्ययन किया था, अब हम दो भिन्न गुण वाले पौधे के वंशागति का अध्ययन करेंगे तो उसे कह देंगे द्विसंकरण। अब देखिए दो गुण क्या है, यहाँ देखिए एक पौधे की लंबाई ले लिया गया और दूसरा रंग ले लिया गया, ये दो गुण है। तो लंबाई में देखिए, लंबाई के भी दो रूप होते हैं, एक बौना होता है, एक लंबा होता है। रंग भी दो तरह का, एक लाल रंग है, एक श्वेत रंग है। ये मटर के पौधे का रंग नहीं है, ठीक है। मटर के जो पुष्प होते हैं उनका रंग जो है वो अलग तरीके का होता है, एक होता है बैगनी, एक होता है सफेद। हम एक जनरल एग्जांपल, एक साधारण एग्जांपल लेके चीजों को समझ रहे हैं। अब यहां से गुण तो कितने हो गए, 2, ये दोनों गुण क्या है, अलग अलग, इसके वंशागति का क्या करना अध्ययन। अब देखिए अगर मान लीजिए कि हमने ध्यान से देखिएगा कि लंबा पौधा के लिए कौन सा जीनोटाइप लिखा है, कौन सा जीन प्रारूप लिखा है, तो लंबा पौधा के लिए लिखा है कैपिटल टी। लाल फूल के लिए लिखा है कैपिटल आर, ठीक है। बौना पौधा के लिए स्मॉल टी और इसके लिए कैपिटल आर। जीन बनेगा तो भाई इसके आएगा टी, दोनों सेम टाइप का तो टी बनेगा, दोनों सेम टाइप का तो आर बनेगा, दोनों सेम टाइप का तो टी बनेगा, दोनों सेम टाइप का तो आर बनेगा। अब दोनों का क्या होगा, मिलन, और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, निषेचन, ठीक है। निषेचन के बाद ये टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, F1 जनरेशन तैयार हो गया। अब F2 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, F2 लाने के लिए F1 का क्रॉस कराना पड़ेगा F1 के साथ। तो ये प्रथम पीढ़ी है, तो F1 को F1 से क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया, तो दूसरी पीढ़ी आ गई। अच्छा F1 का जीनोटाइप क्या, पहले ये बता दीजिए। देखिए F1 का जीनोटाइप क्या है, F1 का जीनोटाइप है भाई कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर हमें इसका युग्मक बनाना है ना, तो देखिए दोनों अलग अलग है, तो बनाएंगे फॉर्क, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये दोनों भी अलग अलग है, तो यहाँ भी क्या बनाएंगे, फॉर्क, यहाँ बनाएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब जरा ध्यान से देखो, ये बन गया टी आर, ये बन गया कैपिटल टी स्मॉल आर, ये बन गया स्मॉल टी कैपिटल आर, ये बन गया स्मॉल टी स्मॉल आर, ठीक है, इस तरीके से। अब ये बन गया 4 युग्मक, क्या बन गया, 4 युग्मक। अच्छा जैसा युग्मक इसका बना वैसा युग्मक भी इसका बनेगा, क्योंकि दोनों का जीन प्रारूप एक जैसा है, ठीक है। तो 4 युग्मक इसके बनेंगे, 4 प्रकार के युग्मक इसके बनेंगे, ठीक है। अब हम कराते हैं क्रॉस, देखिए ध्यान से, कैपिटल टी कैपिटल आर। अब देखो भाई इतना करने की जरूरत है नहीं, ठीक है, आप आसानी से करा लोगे। इसका क्या कराना है, इसके साथ क्रॉस कराना, ये आएगा, इसका फिर इसके साथ क्रॉस कराना, कैपिटल टी कैपिटल आर, इसका इसके साथ क्रॉस कराना तो आ जाएगा कैपिटल टी कैपिटल आर, इसका इसके साथ क्रॉस कराना तो भाई ये आ गया कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये चारों का एक बार इसके साथ कराओ, फिर इन चारों का इसके साथ कराओ, फिर इन चारों का इसके साथ कराओ, फिर इन चारों का इसके साथ कराओ, ये टेबल बनके तैयार हो जाएगा, ये टेबल बनके तैयार हो जाएगा। अब हमें ध्यान से सुनिए, हमें क्या लिखना है, इसका लक्षण प्रारूपी अनुपात लिखना है। तो अगर आप द्विसंकरण करा रहे हैं तो इसका लक्षण प्रारूपी अनुपात लिखना है, और इसका लक्षण प्रारूपी अनुपात आएगा 9:3:3:1, 9:3:3:1, ठीक है। अब ये तो भाई इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछा जाएगा, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए ध्यान से, सबसे पहले लिखना है लंबा पौधा लाल फूल, ये दोनों प्रभावी गुण है, तो दोनों एक बार लिख दिया प्रभावी गुण, ठीक है। तो दोनों प्रभावी गुण को एक साथ लिखना है। फिर लंबा पौधा श्वेत फूल, एक प्रभावी एक अप्रभावी, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए दोनों अप्रभावी को देखिए, लंबा पौधा लाल फूल ऐसे लिखिए, लंबा पौधा श्वेत फूल, उसके बाद बौना पौधा लाल फूल, बौना पौधा श्वेत फूल। आप पैटर्न पकड़ लीजिए, लंबा लाल फूल, बौना लंबा श्वेत फूल, लंबा लाल फूल, लंबा श्वेत फूल, बौना पौधा लाल फूल, बौना पौधा श्वेत फूल। तो एक बार आपको लंबा पौधा लिखना है, एक बार आपको लंबा पौधा लिखना है, ठीक है, उसके साथ लाल फूल श्वेत फूल जोड़ दीजिए। एक बार बौना पौधा लिखना है, उसके बाद साथ लाल फूल श्वेत फूल जोड़ दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, है ना, लक्षण प्रारूप लिख सकते हैं। आप देखिएगा लंबा पौधा लाल फूल 9 बार आएगा, और लंबा पौधा श्वेत फूल 3 बार आएगा, बौना पौधा लाल फूल 3 बार आएगा, बौना पौधा श्वेत फूल 1 बार आएगा, ठीक है। अब कहोगे सर आपको कैसे पता कि लंबा पौधा लाल फूल 9 बार आएगा, चलो मैं आपको एकदम गिन के दिखाता हूं। अब ऐसे गिनने बैठूंगा, ये लाल है, ये लाल है, लाल है, तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको एक ट्रिक ही बता देते हैं, देखिए क्या ट्रिक है। ये आपको जितना भी दिख रहा है ना, ठीक है, ये आपको जो भी दिख रहा है,
ये जहां जहां ये ट्रायंगल गया है, ठीक है, जहां जहां गया वो सब लंबा पौधा लाल फूल है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, लंबा पौधा लाल फूल, ठीक है, दिख गया, लंबा पौधा लाल फूल। ये क्या है, लंबा पौधा लाल फूल, लंबा पौधा लाल फूल, लंबा पौधा लाल फूल, एकदम चेक कर देते हैं, लंबा पौधा लाल फूल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, लंबा पौधा लाल फूल, लंबा पौधा लाल फूल, ठीक है। ये देखिए लंबा पौधा लाल फूल, लंबा पौधा लाल फूल। आप देखिए कितनी बार आया, सोचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार आया लंबा पौधा लाल फूल। कितनी बार आया, 9 बार आया लंबा पौधा लाल फूल, 9 बार आ गया लंबा पौधा लाल फूल। चलिए 9 बार आ गया लंबा पौधा लाल फूल। उसके बाद देखिए आगे, उसके बाद भाई लंबा पौधा श्वेत फूल लाना है, लंबा पौधा श्वेत फूल, ठीक है। तो देखिए इसकी वजह से हो गया लंबा पौधा, मैं कलर क्या कर दूं, चेंज कर दूं, देख लो, ठीक है। ये हो गया लंबा पौधा श्वेत फूल, ये भी हो गया लंबा पौधा श्वेत फूल, ठीक है, ये लंबा पौधा श्वेत फूल। अब इसके लिए तुम क्या कर लो, ट्रायंगल बना लो ना, ट्रायंगल बना लो ना, इतना क्या सोचना, ठीक है। ये लो ट्रायंगल बन गया, ठीक है, इसको नहीं लेना ट्रायंगल में, ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया। तो 3 बार हो गया लंबा पौधा श्वेत फूल, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे उसके बाद है बौना पौधा, ठीक है, लाल फूल, 3 बार बौना पौधा लाल फूल। तो आइए भाई पीछे आ जाओ, बौना पौधा लाल फूल। देखिए ये क्या है, पौधा तो बौना होगा, लाल फूल, बौना पौधा लाल फूल, बौना पौधा लाल फूल, ठीक है। चलो भैया, तो ये ट्रायंगल एक और बन गया, ये ले, ये ट्रायंगल एक और बन गया, ऐसे ये बन गया, ठीक है। इस ट्रिक से तुम क्या कर सकते हो, लक्षण प्रारूपी अनुपात लिख सकते हो। और एक बार ये देख लेना, क्या, बौना पौधा श्वेत फूल। आइए ये हो गया बौना पौधा, ये हो गया श्वेत फूल। कैपिटल आर की वजह से लाल आ रहा है, ठीक है, जहां जहां कैपिटल होगा उसी के लक्षण दिखाई देंगे, बाकी के लक्षण दिखाई नहीं देंगे। ये मैंने प्रभावी गुण में आपको समझाया था, क्लियर है बात, मजा आ गया भाई साहब। लक्षण प्रारूपी अनुपात लिखना सीख गए, ठीक है, ये ट्रिक था। तो लक्षण प्रारूपी अनुपात पूछा जाता है। कई बार क्या होता है कि बच्चे ये सोचने लगते हैं कि सर लक्षण प्रारूपी तो कोई भी बता देगा। चलिए आपका तरीका थोड़ा नया था, आपने ट्रायंगल बना के बताया, बहुत अच्छी बात है। आप तो बस जीन प्रारूपी अनुपात बता के दिखाओ। देखिए किताबों में कई बार इस तरीके से लिखा होता है, ठीक है, इस तरीके से जो जितनी बार आएगा उतनी बार लिख दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये पैटर्न नहीं लिखा होता है, किस पैटर्न में लिखा जाता है मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, ठीक है। अरेंज करने के लिए आप अरेंज कर लेना, ट्रिक क्या ध्यान से देखिए, ठीक है। जीन प्रारूपी अनुपात लिखना है तो हमारा जो ट्रिक है वो 121 242 121 है, ट्रिक यही है ना। 121 का दुगुना क्या होता है 242, और 242 का आधा क्या होता है 121, दोनों तरफ 121, बीच में 242। ट्रिक तो यही है कि ऐसे तुम क्या कर सकते हो, जीन प्रारूपी अनुपात लिख सकते हो द्विसंकरण के लिए। लेकिन तुम कहोगे नहीं सर हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हमें कोई तरीका बता दीजिए। देखिए 3 बार आपको लिखना है कैपिटल टी कैपिटल टी, 3 बार आपको लिखना है कैपिटल टी स्मॉल टी, और 3 बार आपको लिखना है स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, 2 बार लिखिए। उसके बाद क्या तरीका है, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, इसके साथ लिखिए। फिर वही बात, कैपिटल आर एस कैपिटल आर स्मॉल आर, उसके बाद क्या है भाई स्मॉल आर, ठीक है। कैपिटल आर, एक कैपिटल दूसरा स्मॉल, दोनों स्मॉल। इस तरीके से आपको क्या करना है, ट्रिक में लिखना है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो ट्रिक है ना वो काम कैसे करेगा। आपने लिख तो लिया, ये जितने भी जीनोटाइप इस टेबल पे लिखे हैं, ये जितना भी क्या कहते हैं जीन के प्रारूप लिखे हुए हैं, सारे जीन के प्रारूप आप जब मैच कराओगे ना बैठ के, ठीक है, तो यही ऐसा ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब कौन कितनी बार आएगा वो रेशियो में आ जाएगा उतना, कौन कितनी बार आएगा। तो सर हमें कैसे याद होगा कौन कितनी बार आएगा, तो उसके लिए ट्रिक बता देता हूं। देखिए कि अगर दोनों सेम हुए, ठीक है, दोनों सेम हुए तो एक बार आएगा, एक बार। अगर दोनों सेम हुआ तो एक बार। एक सेम है एक अलग है, एक सेम है एक अलग है तो आएगा 2 बार। दोनों अलग है तो आएगा 4 बार, 4 बार आएगा। चलिए देखिए ये सेम है, दोनों सेम है तो कितनी बार आएगा, 1 बार। देखिए ये सेम है ये अलग है तो एक सेम एक अलग कितनी बार, 2 बार। एक सेम है, अच्छा ये भी सेम है कितनी बार, 1 बार। ये अलग है ये सेम है तो 2 बार, एक सेम एक अलग 2 बार। ये देखिए ये अलग है और ये अलग है, दोनों अलग है तो कितनी बार, 4 बार। ये अलग है ये सेम है तो कितनी बार, 2 बार। ये दोनों सेम है तो क्या आएगा, 1 बार। ये देखिए सेम है ये अलग है तो 2 बार। ये दोनों सेम है तो कितनी बार, 1 बार। इस तरीके से तुम लक्षण प्रारूपी अनुपात लिख सकते हो। इसलिए हमने लिखा 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1, इस तरीके से हमने लिखा है। अब इसके साथ सीक्वेंस जब मैच कराओगे तो 4, अगर मान लीजिए कि आगे पीछे लिखा हुआ है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है, तो जो किताब जिस तरीके से लिखा होगा उस तरीके से उसने अनुपात बताया है। हमने इस तरीके से लिखा है इसलिए हमारा अनुपात ऐसा आया। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों रेशियो सही है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। अपने अपने सीक्वेंस के हिसाब से लोग लिखते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि पहले कौन लिखा बाद में कौन लिखा है। चलिए उसके बाद आगे बात करेंगे लिंग निर्धारण, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, मानवों के अंदर 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, एक होता है कायिक गुणसूत्र, एक होता है जनन गुणसूत्र, ठीक है। और जनन गुणसूत्र के आधार पे क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है। तो जनन गुणसूत्र के आधार पे लिंग का निर्धारण ही क्या कहलाता है, जनन गुणसूत्र के आधार पे लिंग का
स्थापित होना ही क्या कहलाता है, लिंग निर्धारण कहलाता है, ठीक है। और जैसे अगर मान लीजिए गुणसूत्र XX है, ठीक है, तो ये बनेगा मादा, ठीक है। अगर गुणसूत्र XY है तो Y गुणसूत्र की वजह से क्या होता है भाई, नर का जन्म होता है या नर बन जाता है, ठीक है। देखिए माता पिता है, टोटल पुरुषों या क्या कहते हैं मानव के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, टोटल होते हैं 46 या 23 जोड़ी। 44 + 2 क्या है 46, 44 + 2 क्या है 46। अब देखिए माता के अंदर क्या होगा 44 + XX गुणसूत्र, और नर पिता के अंदर क्या होगा 44 + XY गुणसूत्र। अगर आप देखिएगा ध्यान से यहाँ, ठीक है, तो युग्मक बनेगा तो 44 में से 22 इसके अंदर, 22 इसके अंदर, एक एक्स इसके अंदर, एक एक्स इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये युग्मक बन गया, इसका युग्मक बनेगा 22 एक अंदर और एक्स इधर आएगा, 22 इधर और वाई इधर आ जाएगा, इस तरीके से युग्मक बना। अब ये इसके साथ क्या हो गया भाई, मिलेगा, ये इसके साथ मिलेगा, ये इसके साथ मिलेगा और ये इसके साथ मिलेगा, चारों एक दूसरे के साथ मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए 44 + XS की वजह से क्या बनेगा, मादा, ठीक है। 44 + XY की वजह से क्या बनेगा, नर, और ये इसकी वजह से क्या बनेगा, मादा, फिर और ये क्या बनेगा, नर। तो आप क्या देख रहे हो, अगर आप इसके जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो की बात करेंगे तो 2 बार नर है 2 बार मादा, तो अनुपात आएगा 1:1, एक बार नर एक बार मादा, या 2:2, यानी 2 बार नर 2 बार मादा, ठीक है। 2:2 को अगर सॉल्व करोगे तो 1:1 ही आएगा। अगर जीन प्रारूप देखोगे भैया तो जीन प्रारूप तो आपको पूरा 50-50 चांस है भाई, नर भी बनेगा मादा भी बनेगा, ठीक है। उसका जीन तुम लिख ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी तुमको लिंग निर्धारण पूछे 5 नंबर में पूछेगा तो लिखिएगा कि मानवों के अंदर 2 प्रकार की गुणसूत्र पाई जाती है, एक है कायिक गुणसूत्र, एक होता है जन्नी गुणसूत्र। जन्नी गुणसूत्र नर में होता है XY और मादा में होता है XX, ठीक है। और इसी जननी गुणसूत्र के आधार पर लिंग का स्थापित करना, लिंग स्थापित होना ये क्या कहलाता है, लिंग निर्धारण कहलाता है। और एक टेबल बना के लिंग निर्धारण करके दिखा देना, बस ये 5 नंबर का है, ठीक है। तो ये 5 नंबर का सवाल है जो मैंने आपको यहाँ डिस्कस किया है, ठीक है। फिर आपको मजा आ जाएगा भाई साहब। मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी 5 नंबर का था, ठीक है। अब देखो मुझे ज्यादा टाइम नहीं, थोड़ा सा टाइम और चाहिए क्योंकि जैव विकास को भी आज ही मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ टाइम, 11:12 हो गया, ठीक है। एक काम करते हैं, जैव विकास को यहां रहने देते हैं, ठीक है। टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है और लेक्चर का ड्यूरेशन भी बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। मैंने वैसे आपसे बोला था कि 2 पार्ट में ही कंप्लीट करा दूंगा, मैं मानता हूं इस बात को, ठीक है। पहला जो वीडियो था वो छोटा था इसलिए 2 पार्ट में नहीं कंप्लीट हो पाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इस बात पे फोकस्ड नहीं रहते हैं कि भाई हमारा जो पार्ट है वो कम होने चाहिए, हम इस बात पे ज्यादा फोकस्ड रहते हैं कि आपको एक एक लाइन समझ में आया कि नहीं, आपको सारी बातें समझ में आया कि नहीं। करने के लिए मैं 2 में कर सकता हूँ, 1 में कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मेरा ये उद्देश्य है कि आपका समय ले रहे हैं, आप वीडियो में टाइम दे रहे हैं तो आपको पॉजिटिव कंटेंट जाना चाहिए, आपको ऐसा कंटेंट जाना चाहिए जो आपको किसी ने आज तक पढ़ाया नहीं होगा, या फिर आपको ऐसा कंटेंट जाना चाहिए जिससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाए। तो मेरा वादा तो आप जानते हैं कि एक एक चीज आपसे बनेगा। बस आपसे आग्रह विनती इतना ही है, जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, ख्याल आपको रखना है। किस बात का ख्याल रखना है, हम दोनों का ख्याल कैसे रखेंगे, ये पूरा कंटेंट आपको फ्री में अवेलेबल है। आप बस थोड़ा सा क्या कीजिए, चीजों को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। हमारा साथ आपके साथ है और आपका भी साथ हमारे साथ होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बने रहिए सर्वोत्तम के साथ।